हेलो एवरीवन, मैं हूं सपना और स्वागत है आपका मेरे चैनल साइंस बाय सपना सिंह में। आज का जो मेरा वीडियो है वो क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए है। हम पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस के बारे में। तो सबसे पहले अगर बात की जाए ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस में, तो हम सबसे पहले जानेंगे ह्यूमन हेल्थ के बारे में, दैट व्हाट डज द वर्ड हेल्थ मीन्स। ठीक है, तो पहले जो है माना जाता था कि इफ़ यू आर डिजीज फ्री, अगर आपको कोई डिजीज नहीं है, किसी तरह की कोई बीमारी नहीं है, कोई दर्द नहीं है, बॉडी में कोई इंजरी नहीं है, तो आप जो है हेल्दी हैं। ठीक है, बट एज टाइम गोज ऑन जो है नई डेफिनेशन, जो मॉडर्न डेफिनेशन निकल के आई है हेल्थ की, दैट इज इट इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। ठीक है, आपका जो है फिजिकली के साथ साथ मेंटली भी फिट रहना बहुत ज़रूरी है हेल्दी होने के लिए, साथ में सोशली भी जो है आपको फिट रहना ज़रूरी है। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें मिला के जो है एक पर्सन हेल्दी होता है। अगर सिर्फ आपके बॉडी में कोई डिजीज़ नहीं है, एक डिजीज़ का सिर्फ एब्सेंट होना जो है ये इस बात की इंडिकेशन नहीं है कि दैट यू आर हेल्दी। आपको हेल्दी होने के लिए मेंटली, फिजिकली, सोशली तीनों तरह से जो है वो फिट होना पड़ेगा। सो द नेक्स्ट इज कि अब आपका जो हेल्थ है, क्योंकि इसमें तीनों चीज़ें इन्वॉल्व है, फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग। ठीक है, तो ये जो है बहुत सारी चीज़ें जो है आपके हेल्थ पे इफेक्ट डाल सकती हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आपके हेल्थ को इफेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है हेल्थ, अगर आप बात की जाए तो हेल्थ जो है किस किस वजह से इफेक्ट हो सकती है, तो एक तो हो सकती है जेनेटिक डिसऑर्डर्स की वजह से। ठीक है, हो सकता है कि जेनेटिकली आपके बॉडी में जो है कोई डिसऑर्डर है, लाइक सिकल सेल एनीमिया, इट इज एन एग्जांपल ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर, जिसके बारे में आप ऑलरेडी जो है वो जेनेटिक्स में पढ़ चुके हैं। नहीं पढ़े हैं तो मैं जेनेटिक्स का वीडियो भी बहुत जल्दी बनाऊंगी, आप उसमें देख सकते हैं। ठीक है, सो द नेक्स्ट इज लाइफ स्टाइल। तो लाइफ स्टाइल जो है वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है आपको हेल्दी रहने के लिए। आप किस तरह से लाइफ स्टाइल में सारी चीज़ें आती हैं कि आप क्या खाते हैं, ठीक है, कितना खाते हैं, क्या खाते हैं ना, बैलेंस डाइट, प्रॉपर बैलेंस डाइट जो है आप अपनी बॉडी को देते हैं या नहीं देते हैं। ठीक है, आप रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करते हैं या नहीं करते हैं, है ना, एंड एवरीथिंग, आप किस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, जिस इन्वायरमेंट में आप रह रहे हैं वो कैसा है ना, एक साफ सुथरे हेल्दी इन्वायरमेंट में आप रहते हैं। सोशली भी जो है आपका इन्वायरमेंट बहुत हेल्दी है, वहाँ के लोग जो है बहुत पॉजिटिव माइंडेड हैं, बहुत अच्छा एक शांत इलाका है, या फिर आप एक बहुत ही ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पे शोर वगैरह एंड ऑल दैट बहुत होता है। जाहिर सी बात है कि इन्वायरमेंट जो है आपका फिजिकल इन्वायरमेंट जो है वो भी बहुत मायने रखता है, सोशल इन्वायरमेंट भी मायने रखता है आपको हेल्दी रहने के लिए। सपोज दैट आप जो है अपने घर की साफ सफाई बहुत अच्छे से रखते हैं एंड ऑल दैट, आप जो है बैलेंस डाइट ले रहे हैं, रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, बट ऑन द अदर हैंड आप जिस सोसाइटी में रह रहे हैं वो सोसाइटी बहुत ही गंदी है, कचड़े वगैरह जो है ऐसे रोड पे फेंके हुए हैं इस तरह से। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट जो है वो कीड़े पनप रहे हैं कचड़े में, है ना, किसी तरह की कोई सफाई वगैरह नहीं है, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है आपके एरिया में, तो डेफिनेटली आपका हेल्थ जो है वो अफेक्ट होगा ही होगा। ठीक है, तो लाइफस्टाइल मायने रखता है आपका, आप क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, फूड वाटर आप साफ ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, एक्सरसाइज आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ लाइफस्टाइल भी बहुत सारी बीमारियां जो है पॉसिबल है, फॉर लाइक ओबेसिटी, मोटापा, है ना। आप जो है इस बात का ध्यान नहीं रख रहे हैं कि आपकी बॉडी की डिमांड कितनी है, आप उसको जो है फ्यूल दिए जा रहे हैं दिए जा रहे हैं दिए जा रहे हैं ना, एंड एक दिन ऐसा आएगा कि आप खा खा के जो है वो गोलगप्पे की तरफ फूल जाएंगे, है ना। तो वो भी एक बहुत सीरियस बीमारी है आज के डेट में, बिकॉज ओबेसिटी से जो है बहुत सारे जो है वो बीमारियां फिर जन्म लेती हैं वहां से। द लास्ट इज योर इन्फेक्शन। ठीक है, तो बहुत अलग अलग तरह के इन्फेक्शंस आपको हो सकते हैं, बहुत सारे इन्फेक्शंस लाइक वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, प्रोटोजोआन से अटैक कर सकते हैं आप पे, हेलमिंथस जो है इनसे आप इन्फेक्ट हो सकते हैं। तो इन सारे डिफरेंट कैटेगरीज के जो इन्फेक्शंस है, पैथोजेंस हैं, बेसिकली हम इन्हें पैथोजेंस कहते हैं। पैथोजेंस किसे कहते हैं, तो पैथो का मतलब होता है डिजीज, जेंस का मतलब होता है जनरेटिंग, तो डिजीज जनरेटिंग ऑर्गेनिजम्स को ही हम पैथोजेंस कहते हैं। तो ये डिफरेंट तरह के इन्फेक्शंस हैं जो डिफरेंट डिफरेंट पैथोजेंस की वजह से आपको होते हैं। वायरल इन्फेक्शन के बहुत सारे एग्जांपल है, फिलहाल लेटेस्ट में तो आपका कोरोना वायरस ने जो है वो तो जो नहीं जानता होगा, मतलब ऑलमोस्ट क्या 100% वर्ल्ड जान रहा है उसके बारे में ना। इट इज़ अ वायरल इन्फेक्टेड डिजीज। उसके बाद HIV वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, है ना, बैक्टीरिया से आपको टाइफाइड, कॉलरा वगैरह इस तरह की बीमारियां होती है। ट्यूबरक्लोसिस जो है आपको बैक्टीरिया से होता है। देन प्रोटोजोन्स, तो प्रोटोजोन का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, है ना, इसी से जो है आपको, इस प्रोटोजोआ की वजह से जो है आपको मलेरिया होता है। ठीक है,
उसके बाद अगर बात की जाए हेलमिंथ्स की, तो बहुत सारे वर्म्स वगैरह इसमें आते हैं ना, एस्क्रीज वगैरह इसमें आती हैं, है ना। एक वर्म्स है जिसकी वजह से आपको एलिफेंटाइसिस होता है, वो भी जो है इसी कैटेगरी में फॉल करता है। सो हेलमिंथ्स बेसिकली वर्म्स होते हैं, तो वर्म से भी जो है बहुत सारी तरह की बीमारियां होती हैं। बहुत सारी बीमारियों के बारे में जो इस चैप्टर में हम डिटेल में जानेंगे, सो डोंट वरी, है ना। कुछ बीमारियां हैं जैसे HIV के बारे में, टाइफाइड के बारे में, मलेरिया के बारे में, है ना। वर्म से कुछ बीमारियां हो रही है, एलिफेंटाइसिस, एस्क्रीज वगैरह, उनके बारे में जो है हम डिटेल में जानेंगे। ठीक है, बस 2-4-5 मिनट के अंदर हम जानने वाले हैं। उसके बाद अगर बात की जाए तो डिजीजेस जो होते हैं, डिजीजेस को हम बेसिकली 2 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस। तो नाम में ही है इन्फेक्शियस, ठीक है, मतलब वो डिजीज जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन को इन्फेक्ट हो, ट्रांसफर हो, पास हो, उसी डिजीज को हम इन्फेक्शियस डिजीज कहते हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। ठीक है, लेटेस्ट में जो चल रहा है कोरोना वायरस, है ना, वो दिस इज द रीजन कि सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो बनाया गया है ना, कि आप दूर रहिए। क्यों? क्योंकि एक पर्सन से दूसरे पर्सन ट्रांसमिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं इस बीमारियों के। नॉर्मल जो आपकी कॉमन कोल्ड वगैरह होती है, जो सर्दी होती है ना, देन मीजल्स वगैरह जो होते हैं, कुछ वायरल बीमारियां हैं ना, वो जिसको आप कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं माता निकल आई, है ना, इस तरह की बीमारियां, स्मॉल पॉक्स अब तो नहीं है लेकिन जब थी तब थी स्मॉल पॉक्स। तो ये जो बीमारियां हैं वो एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में फैलती हैं। दैट्स वाई इस तरह की बीमारियों को जो हम क्या कहते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज कहते हैं। ऑन द अदर हैंड देयर आर सम नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से, मतलब एक जो पर्सन जिसको हुआ है, एक डिजीज पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में नहीं फैलती है। बहुत सारी बीमारियां हैं, लाइक आपका कैंसर, है ना, कैंसर हो गया, जो डायबिटीज वगैरह हो गया, ये सारी बीमारियां कुछ ऐसी हैं जो एक डिजीज पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में नहीं फैलती हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे कुछ पैथोजेंस के बारे में। मैंने जस्ट अभी बताया आपको कुछ पैथोजेंस होते हैं, मतलब कि उन सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा, दे आर फ्रेंड एंड फोर बोथ, है ना। वो दोस्त भी होते हैं, दुश्मन भी होते हैं। तो जो दुश्मन होते हैं वो क्यों दुश्मन होते हैं? क्योंकि वो हमारे बॉडी के अंदर घुस के या हमारे बॉडी के ऊपर रह के जो है हमें बीमार करते हैं, हमें बीमारी फैला देते हैं। ठीक है, तो वो सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी वजह से हमें बीमारी होती है, हमने उनको स्पेसिफिकली एक नेम दे दिया है, पैथोजेंस। जैसा कि मैंने भी जस्ट बताया, पैथो का मतलब ही होता है डिजीज, और जेंस का मतलब होता है जनरेटिंग, मतलब डिजीज पैदा करने वाले। तो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स में डिजीज पैदा करते हैं, बीमारियां कॉज करते हैं, उन्हीं को हम पैथोजेंस कहते हैं। ठीक है, अब ये जो पैथोजेंस है ना, ये डिफरेंट डिफरेंट मीन से हमारे बॉडी में घुस सकते हैं। लाइक जो कोरोना वायरस है ना, या फिर जो कॉमन कोल्ड का वायरस है, वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में घुसता है, हमारे नोज के थ्रू। ठीक है, जो टाइफाइड वगैरह के जो बैक्टीरियाज हैं वो हमारे फूड वाटर, कॉन्टेमिनेटेड फूड वाटर के थ्रू जो है हमारे इंटेस्टाइनल गट में जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये जो पैथोजेंस हैं, ये बॉडी के जिस भी एरिया में, जिस पार्ट में जा रहे हैं, उन्हें उस पार्ट में सर्वाइव करने आना चाहिए, है ना। फॉर एग्जाम्पल, जो भी पैथोजेंस हमारे स्टमक में, हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जाएंगे हमें बीमार करने के लिए, तो उन्हें वो जो स्टमक का वो हाई पीएच है, एसिडिक पीएच है, उसमें उनको बर्दाश्त करना चाहिए। उनके पास बॉडी की ऐसी मैकेनिज्म होनी चाहिए कि वो उस हाई पीएच में जो है अपने आप को सर्वाइव कर पाए। अगर वो गए और हमारे पेट में जो HCl है, और आपने पढ़ा भी होगा 11th क्लास डाइजेशन में कि HCl इस काम भी आता है, एक तो वो पीएच प्रोवाइड करता है प्रोटीन डाइजेशन के लिए जो है ना, प्लस साथ में जो है वो बैक्टीरिया, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल भी करता है HCl। बट स्टिल कुछ बेशरम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो बड़े ही बेशरम होते हैं ना, एकदम ढीठ टाइप के होते हैं, वो क्या करते हैं, वो जो है वो घुस जाते हैं। ठीक है, हमारे मतलब इंटेस्टाइन में, है ना, स्टमक में गए, स्टमक में उस HCl का भी जो है उन पर कोई असर नहीं होता, और वो फिर जाके जो है हमें इन्फेक्ट करते हैं। तो मतलब कि जो पैथोजेंस होते हैं ना, अलग अलग जो पैथोजेंस है वो अलग अलग एक स्पेसिफिक ऑर्गन्स के लिए जो है स्पेसिफिक है ना, कि हम इस पार्ट में जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अब जो कोरोना वायरस है वो अगर आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में गया, या कॉमन कोल्ड का जो वायरस है ना, वो अगर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में गया तो उसका कोई असर नहीं होगा हमारे ऊपर। क्यों? क्योंकि वो जिस जगह पे जाके उसको जो ऑर्गन को डिस्टर्ब करना है, डिजीज करते क्या है, सॉरी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करते क्या है, ये बेसिकली आपकी बॉडी में जाके किसी एक ऑर्गन का जो है ना वो सिस्टम को खराब करते हैं, उसकी फंक्शनिंग को डिस्टर्ब कर देते हैं। ठीक है, तो अब मान लो कि कॉमन कोल्ड को जिस ऑर्गन की फंक्शनिंग डिस्टर्ब करनी है वो तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में है, तो वो बेचारा हमारे जो है डाइजेस्टिव सिस्टम में जाके, इट इज नॉट बेचारा, सॉरी ही इज नॉट बेचारा एट ऑल, बहुत जो है वो तकलीफ देता है जब वो हमारे नाक में घुस जाता है, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। बट अगर वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में घुस गया देन इट ही इज बेचारा, बिकॉज वहां पे जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये हो गया, कुछ स्पेसिफिक होते हैं, मतलब एक स्पेशल ऑर्गन्स पे ही जो है वो अटैक करके जो है हमें डिस्कम्फर्ट दे सकते हैं, ऑर्गन्स की फंक्शनिंग खराब कर सकते हैं।
अब जो है जो नेक्स्ट हमारे टॉपिक है दैट इज बहुत सारे डिजीजेस के बारे में हम पढ़ेंगे। टाइफाइड, मलेरिया, है ना, इन सारे डिजीजेस के बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सो नेक्स्ट इज टाइफाइड। तो टाइफाइड के बारे में जानना है तो टाइफाइड जो है बेसिकली एक बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है, बैक्टीरिया से होता है। और किस बैक्टीरिया से होता है, उस बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला टाइफी। क्या नाम है? साल्मोनेला टाइफी। ये जो बैक्टीरिया है यही है वो दुश्मन, है ना, हमारा यही वो दुश्मन है, यही है वो दुष्ट जो हमें टाइफाइड देता है। देखो आप जरा, ये हमारी बॉडी में एंटर करता है कॉन्टेमिनेटेड फूड या फिर वाटर से। तो वो कॉन्टेमिनेटेड फूड और वाटर के थ्रू जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू जो है फिर ब्लड से एब्जॉर्ब होकर पूरी बॉडी में माइग्रेट कर जाता है। ठीक है, जब भी टाइफाइड किसी को होता है तो जो सिम्टम्स है ना, क्या सिम्टम्स है, तो बहुत ही ज्यादा फीवर हो जाता है, ठीक है, 39 to 40 डिग्री सेल्सियस फीवर एकदम लगातार रहता है, कम नहीं होता है। इससे पूरी बॉडी में वीकनेस आ जाती है, पेट में दर्द होता है, सर में दर्द होता है, भूख नहीं लगती है, कॉन्स्टिपेशन, ये सारी चीजें जो है ये इसके सिम्टम्स है। इस तरह की चीजें जब आपके साथ हो तो एक बार अगर आपको लगातार 3-4 दिन से फीवर है, सर में दर्द है, पेट में दर्द है, भूख नहीं लग रही है, तो एक बार जरूर आप जो है क्या करवा लीजिए, अपना विडाल टेस्ट। क्या करवाएंगे आप? विडाल टेस्ट। तो विडाल टेस्ट क्या होता है? विडाल टेस्ट होता है टाइफाइड की डिजीज को कंफर्म करने के लिए। ये टेस्ट तब किया जाता है, डॉक्टर्स जो है इस टेस्ट के लिए आपको तब रेफर करते हैं जब आप ये सारे सिम्टम्स जाके उन्हें बताते हैं कि मेरे साथ ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है, सर में दर्द है, लगातार हाई फीवर है, पेट में दर्द है, वॉमिटिंग वगैरह भी हो रही है, कॉन्स्टिपेशन हो रही है, भूख वूख लग नहीं रही है, बहुत कमजोरी सी लग रही है, तो वो जो है सबसे पहले आपको विडाल टेस्ट रेफर करेंगे। ठीक है, इससे ये कंफर्म हो जाएगा कि आपको टाइफाइड है या नहीं है। उसके बाद तो है कह रहा है कुछ सिवियर केसेस है, कुछ रेयर केस ऐसे भी होते हैं जिसमें इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो जाती है। अगर टाइमली जो है 3-4-5 दिनों के अंदर आप डॉक्टर के पास नहीं गए तो टाइम वो जो बैक्टीरिया है वो इन्फेक्ट करते करते जो है इतनी ज़्यादा उसकी इन्फेक्शन बढ़ जाती है कि इंटेस्टाइन जो है उसमें आपके छेद होने शुरू हो जाते हैं, आपके जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें छेद होना स्टार्ट हो जाता है और डेथ भी हो सकती है, आपकी जान भी जा सकती है। ठीक है, उसके बाद अगर बात की जाए तो यहाँ पे जब भी टाइफाइड का बात होता है तो मैरी मेलन का बात जरूर होता है। तो ये क्या थी, इनको जो है वो टाइफाइड कैरियर भी कहा जाता है। ठीक है, इनको टाइफाइड कैरियर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये कुक थी, है ना, और ये टाइफाइड लोगों को देती थी, अपने खाने के साथ साथ जो है खाने का पैसा लेती थी, लेकिन टाइफाइड जो है वो फ्री में देती थी, है ना, क्योंकि ये जिस वाटर से ये खाना बनाती थी वो कॉन्टेमिनेटेड था, उसमें टाइफाइड के बैक्टीरियाज थे, और उसी कॉन्टेमिनेटेड वाटर से ये खाना बना बना के सबको खिलाती थी, जिस वजह से जो है अपने फूड और वाटर के थ्रू जो है ये लोगों को टाइफाइड भेजा करती थी, मतलब सॉरी दिया करती थी, इसलिए इनको टाइफाइड कैरियर भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो डिजीज है वो है हमारा निमोनिया। बैक्टीरिया से होता है, तो कौन कौन से बैक्टीरिया से होता है? तो बड़ा सुंदर सुंदर नाम है इन लोगों का, याद कर लो जरा, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिये या फिर हेमोफिलस इन्फ्लुएंजाe। ठीक है, ये दोनों नाम है जिसकी वजह से आपको निमोनिया हो सकता है। तो भी निमोनिया अफेक्ट कौन से करता है, किस ऑर्गन को आपके डैमेज करता है? तो ये करता है आपके एल्वियोलाई को डैमेज, एयर सैक्स जो होती है आपकी एल्वियोलाई में उसको डैमेज करता है। क्या करता है, जो आपकी एल्वियोलाई होती है वो बेचारे हवा से भरना चाहिए उसको पानी से भर देता है ये। ठीक है, उसमें लिक्विड भर जाता है, मतलब जब इन्फेक्शन होती है इस बैक्टीरिया की वजह से तो जो है आपके एल्वियोलाई में लिक्विड भर जाता है। अब क्या होगा, क्योंकि लिक्विड भर गया तो रेस्पिरेशन में आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि एल्वियोलाई से गैसेस का एक्सचेंज होता है तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। जो सिम्टम्स है वो क्या है? फीवर है, चिल्स, कफ, हेडेक, ये कुछ नॉर्मल फीवर है, सर्दी खांसी वगैरह जो की तरह जो फीवर होते सिम्टम्स होते हैं वही सिम्टम्स यहाँ पे है। ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा सा दर्द भी होगा, सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ आपको होगी इसमें। उसके बाद देखो लिखा है कुछ केसेस में, सिवियर केसेस जो थोड़े से खतरनाक केसेस होते हैं, थोड़े ज़्यादा दिन में असर हो जाता है निमोनिया का, वो जो है उसमें आपके लिप्स, नेल्स और फिंगर्स जो है वो ग्रे हो जाती हैं, है ना, सुंदर सुंदर जो आपके होठ होते हैं वो ग्रे हो जाते हैं पिंक से। देखो लिखा है आपकी इन्फेक्शन आपको होता कैसे है, तो ये बेसिकली इन्फेक्शन होता है, इट इज़ इन्फेक्शियस डिजीज। ठीक है, अब ये किससे इन्फेक्ट होता है? तो ये जब कोई आपके आसपास एक ऐसा इन्फेक्टेड पर्सन है जिसको ऑलरेडी निमोनिया हुआ है, तो जब वो स्नीज करता है, खांसता है, छींकता है, ठीक है, कफ करता है, तो जो है वो ड्रॉपलेट्स जो है वो उसके जो नोज में से बाहर आते हैं, माउथ से, ठीक है, उनमें जो है वो बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं निमोनिया के, और फिर वो कोई हेल्दी पर्सन इनहेल करेगा तो वो उसके अंदर चला गया और इन्फेक्ट कर दिया। या फिर आप ग्लासेस, बर्तन वगैरह भी जो है अगर आप शेयर कर रहे हैं एक इन्फेक्टेड पर्सन के साथ तो आपको जो है चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ पर्सनल चीज़ें मतलब कभी किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए, इनफैक्ट फैमिली मेंबर्स के साथ भी शेयर नहीं करना चाहिए। 5 चीज़ें हैं, मैंने तो एकदम रेड लाइट में एरिया में रखा है 5 चीज़ों को जिनको मुझे लगता है कि आपको कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। द फर्स्ट ऑफ ऑल आपका टूथब्रश,
ठीक है, टूथपेस्ट कर भी सकते हो, टूथब्रश नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका सोप, आपका टॉवल, आपकी हैंकी, ठीक है, और आपके क्लॉथ्स, ठीक है, और बर्तन भी, छठा हो गया, बर्तन भी हो गया, ठीक है। तो मतलब बर्तन तो शौक में नहीं, प्यार बढ़ता है, ऑल दैट, फ्रेंड्स के बीच में झूठा होना आई थिंक नहीं करना चाहिए, बिकॉज ज़माना जो है बहुत ख़राब हो गया है भैया, है ना। किसको क्या इन्फेक्शन है, कभी कभी जो है ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई जानबूझ के ही इन्फेक्शन दे रहा है, बाई चांस भी जो है गलती से एक से दूसरे में इन्फेक्शन जा सकती हैं, ठीक है। बहुत सारे इन्फेक्शन है, स्किन डिजीज़ है, बीमारियां हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन जो है इन सारी चीज़ों, इन 5-6 चीज़ों से जो है फैल सकती है। इसलिए कभी किसी की हैंकी यूज़ नहीं करनी चाहिए, टॉवल यूज़ नहीं करना चाहिए, कपड़े यूज़ नहीं करने चाहिए, ठीक है, एंड कॉम्ब यूज़ नहीं करना चाहिए, कंघी, है ना, टूथब्रश, ये सारी चीज़ें हैं, सोप, साबुन, ये सब चीज़ें कभी किसी का यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है, अगर आपको हेल्दी रहना है तो और दूसरों को भी हेल्दी रखना है तो, ठीक है। इसके अलावा कुछ और बैक्टीरियल डिजीज है ना, इतना सुंदर इंक गिर गया, इतना महंगा इंक था मेरा, गिर गया, ठीक है। तो जैसे डिप्थेरिया, डिसेंट्री, प्लेग, ये सारी भी डिजीजेस हैं जिनके बारे में आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है स्टैंडर्ड में, लेकिन ये भी बैक्टीरियल डिजीजेस के ही नाम से जानी जाती है, मतलब ये भी जो है बैक्टीरियाज की वजह से होती है, डिफरेंट डिफरेंट बैक्टीरियाज के वजह से। अब कुछ वायरल डिजीजेस के बारे में भी पढ़ लिया जाए। सो द नेक्स्ट इज योर कॉमन कोल्ड, ठीक है। तो राइनो वायरस के कुछ एक ग्रुप होती है, उनकी वजह से जो है वो इस वायरस की वजह से जो है आपको कॉमन कोल्ड होता है, जो नॉर्मल सर्दी जो आपको हो जाती है, ठीक है। अब ये जो है ना, ये आपके नोज को और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को बस इन्फेक्ट करता है, आपके लंग्स को ये इन्फेक्ट नहीं करता है। ये जो इन्फेक्शन है वो लंग्स तक नहीं जाती है, सिर्फ रेस्पिरेटरी जो ट्रैक्ट होता है जहाँ से ऑक्सीजन पहुँचता है लंग्स में, और आपका जो नोज होता है बस उसी को ये डैमेज करता है, मतलब इन्फेक्ट करता है, सॉरी, ठीक है। सिम्टम्स क्या होते हैं, तो नेजल कंजेशन एंड डिस्चार्ज, वो जो नहीं सुर आपकी होती है, एंड जो वाटर, जो घी निकलता है आपके नाक में से वो, उसके बाद गला जो है खसखस करता है, सोर थ्रोट, कफ होता है, खांसी होती है, उसके बाद जो है आपको हेडेक हो जाता है ना, थकान बहुत लगती है, लगता है पूरा बॉडी टूट गया है ना, लगता है कितना जो है काम करके आ रहे हैं, कितना सारा बोझ है आपके सर पे, इस तरह का जो है सर भारी भारी लगता है। ये मतलब सिंपल होता है, सबके पास कॉमन कोल्ड, सबको एक कभी ना कभी लाइफ में, कभी ना कभी क्या बहुत बार हुआ होगा, अक्सर जो है इस मौसम में, और वो जो गर्मी वाला जो स्टार्टिंग मौसम होता है उसमें अक्सर लोगों को हो जाता है। 3 से 7 दिनों में जो है नॉर्मली खत्म हो जाता है अपने आप, धीरे धीरे, ठीक है। सो देन नेक्स्ट इज, देखो लिखा है इन्फेक्शन कैसे होती है, तो वो जो भी, जिसको भी कॉमन कोल्ड हुआ है, उसने खांसा छींका, उसके ड्रॉपलेट्स एयर में गए, और जिसने उसको इनहेल किया डायरेक्टली उसे भी हो जाता है। या फिर जो है मान लो सपोज दैट कि मैंने जो है स्नीज किया है ना, हाथ रख के, एंड फिर देन मैंने ये मार्कर छुआ, अब ये मार्कर मैंने किसी को दिया है ना, उसने मार्कर ऐसे पकड़ा, उसके बाद उसने जो ऐसे ऐसे किया, उसके नाक में गई, ठीक है। या फिर पेन, बुक, कीबोर्ड, माउस, ये सारी चीज़ें जो कॉमन चीज़ें हैं ना, डोर का जो नॉब होता है वो दरवाज़ा खोला ना, इस वजह से, इन सारी चीज़ों से जो है एक पर्सन से दूसरे पर्सन जो है ये इन्फेक्ट हो जाता है, ठीक है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है इन्फेक्ट हो जाता है, ठीक है। ये उतना कुछ खास डेंजरस बीमारी नहीं है, लेकिन फिर भी अक्सर होता है, इसलिए हम इसके बारे में जान लिए। अब जो बीमारी आ रही है भैया, मलेरिया, सावधान, ठीक है। तो देखो मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम, एक प्रोटोजोआ है, उसकी वजह से होता है। इसके 3 फॉर्म्स हैं, वाइवैक्स, ठीक है, मेरी राइटिंग थोड़ी सी सुंदर नहीं है, डॉक्टर वाली राइटिंग है, लेकिन मैं डॉक्टर बन नहीं पाई, बस। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, ठीक है। अब इसमें जो है मैलिग्नेंट फीवर होता है आपको प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम से, ये कुछ ज्यादा ही फेटल, बहुत ही ज्यादा डेंजरस होता है, मतलब तीनों मलेरिया में से सबसे ज्यादा ये डेंजरस होता है, डेथ भी जो है उसमें होने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। अब जरा हम पढ़ेंगे लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। तो लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम जो है इधर बोर्ड पे जो है आई थिंक आपको समझ में नहीं आएगा, तो उसके लिए जो है हमें अपनी नाक घुसानी पड़ेगी एनसीईआरटी में। सो लेट्स जंप इनटू द एनसीईआरटी। सो दिस इज़ अ लाइफ साइकिल ऑफ योर प्लाज्मोडियम, ठीक है। देखो अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं इस साइकिल से। तो देखो ये जो है ना, मान लो कि किसी मच्छर ने आपको काटा, और जो है ना वो इन्फेक्शंस की फॉर्म में जो है, किसकी फॉर्म में, तो स्पोरोजोइट्स की फॉर्म में जो है वो आपके बॉडी में एंटर कर दिया। देखो लिखा है द व्हेन द मॉस्किटो बाइट्स अनदर ह्यूमन, स्पोरोजोइट्स आर इंजेक्टेड विथ बाइट, है ना, मॉस्किटो ने, उसके मॉस्किटो के सलाइवा में जो स्पोरोजोइट्स प्रेजेंट है, ये इन्फेक्शियस स्टेज होता है आपके प्लाज्मोडियम का, उस फॉर्म में ये प्रेजेंट है आपके बॉडी के अंदर, जो है वो स्पोरोजोइट्स चला गया। अब ये स्पोरोजोइट्स जो है वो लिवर के पास जाएंगे, ठीक है, ब्लड से होते हुए जो है, ब्लड की हेल्प से ये लिवर के पास चले गए। वहाँ पे जो लिवर के अंदर ये क्या करेंगे, तो पैरासाइट रिप्रोड्यूसेस ए
एसेक्सुअली इन लिवर सेल्स, वहाँ पे जो है एसेक्सुअली लिवर सेल्स में ये रिप्रोड्यूस करेंगे, उसके बाद जो है सेल्स को बर्स्ट कर देंगे। सेल्स के अंदर जब ये रिप्रोड्यूस करते हैं तो सेल को ये बर्स्ट कर देते हैं, ठीक है, बर्स्टिंग द सेल एंड रिलीजिंग इनटू द ब्लड, और फिर से जो है वो ब्लड में रिलीज हो जाते हैं। एक तो हमारे ये रेड ब्लड सेल्स को बर्स्ट करते रहते हैं ना, बूम बूम फाड़ते रहते हैं बम की तरह, और उसके बाद जो है ये ब्लड में रिलीज हो जाते हैं, आगे चले जाते हैं। उसके बाद जब वो ब्लड में आएंगे तो यहाँ फिर से जो है पैरासाइट्स रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, यहाँ भी एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे इन द रेड ब्लड सेल्स, बर्स्टिंग द रेड ब्लड सेल्स एंड कॉजिंग साइकिल्स ऑफ फीवर एंड अदर सिम्टम्स, ठीक है। अब जैसे ही रेड ब्लड सेल्स को ये बर्स्ट करेंगे तो फीवर आना स्टार्ट हो जाएगा। तो फीवर क्यों आता है? क्योंकि जब ये रेड ब्लड सेल्स को बर्स्ट करेंगे तो एक टॉक्सिक सब्सटेंस हीमोजोइन जो है वो रिलीज होता है आपके ब्लड में, है ना, बॉडी में, और इसी की वजह से जो है वो लगातार फीवर वगैरह और जो भी सिम्टम्स है वो आते हैं इसी टॉक्सिक सब्सटेंस की वजह से। हीमोजोइन याद कर लो इसे, ठीक है। साइकिल्स ऑफ फीवर एंड अदर सिम्टम्स, रिलीज्ड पैरासाइट्स इन्फेक्ट न्यू रेड ब्लड सेल्स। अब जो पैरासाइट्स देखो रेड ब्लड सेल को बर्स्ट किए, पहले ये रेड ब्लड सेल में घुसते हैं, ठीक है, जैसे लिवर सेल में घुसे, उसके बाद उसको लिवर सेल को बर्स्ट करके बाहर निकले, ब्लड में गए, ब्लड के सेल में घुसे, रिप्रोड्यूस किए, एक से देखो 4-5 बने, और उसके बाद फिर से जो है रेड ब्लड सेल्स को बर्स्ट करके ये बाहर आ गए। अब जब ये बाहर आएंगे तो यहाँ पे फिर ये सेक्शुअल स्टेजेस गैमेटोसाइट्स डेवलप होगा रेड ब्लड सेल्स के अंदर, ठीक है, मतलब मेल और फीमेल में जो है ये अपने आप को अब डिवाइड कर लेंगे। तो जो इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो प्लाज्मोडियम है वो सेक्सुअली एसेक्सुअली दोनों तरह से जो है रिप्रोड्यूस करता है, और सेक्सुअली एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने के लिए जो है उसको दोनों होस्ट की जरूरत पड़ती है, उसको ह्यूमंस प्लस मॉस्किटो दोनों की ही ज़रूरत पड़ती है अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट भी है साथ में। देखो सेक्सुअल स्टेजेस गैमेटोसाइट्स जो है वो प्रोड्यूस हो गए रेड ब्लड सेल्स में। अब ये गैमेटोसाइट्स जो है आपके ब्लड में है, अब आपको किसी मच्छर ने काटा, फीमेल मॉस्किटो ने जैसे ही आपको काटा और आपका खून पिया, वो सारे जो गैमेटोसाइट्स हैं ब्लड के साथ जो है ब्लड मील के साथ उसके स्टमक में चले गए। देखो स्टमक के अंदर मॉस्किटो के स्टमक के अंदर जो है फर्टिलाइजेशन होगा, मेल और फीमेल जो यहाँ पे प्रोड्यूस हुए थे ये स्टमक के अंदर जो है फर्टिलाइज हुआ। फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन द मॉस्किटो स्टमक, यहाँ पे जो है फर्टिलाइज किए, डेवलप होकर फिर से जो है ये स्पोरोजॉइड्स में अपने आप को डेवलप कर लेंगे, और उसके बाद जो है सलाइवरी ग्लैंड में चले जाएंगे, स्टमक से सलाइवरी ग्लैंड में चले जाएंगे स्पोरोजॉइड्स की फॉर्म में। मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेज होता है आपका स्पोरोजॉइड की फॉर्म में ही जो है ये एक मतलब कि मॉस्किटो से ह्यूमंस में जाते हैं, ठीक है। एस्केप फ्रॉम इंटेस्टाइन एंड माइग्रेट टू द मॉस्किटो सलाइवरी ग्लैंड, है ना, जो है इंटेस्टाइन से निकल के स्टमक वगैरह में से निकल के मॉस्किटो के वो सलाइवरी ग्लैंड में चले जाएंगे। और सलाइवरी ग्लैंड में जो है पता है ना, मच्छर जब आपको काटता है तो पहले वो अपना सलाइवा रिलीज करता है, ठीक है। मच्छर ने जैसे ही आपको जहाँ पे काटा वहाँ पे वो सलाइवा रिलीज करता है ताकि खून जमे ना, ठीक है। उसके बाद जो है तो उसी सलाइवा में जो है ये प्रेजेंट होता है स्पोरोजॉइड्स इन्फेक्शन स्टेज होता है ये प्लाज्मोडियम का, और फिर उस सलाइवा के थ्रू जो है एक नए हेल्दी पर्सन पे जो है वो स्पोरोजॉइड्स चले जाते हैं, और फिर ये साइकिल जो है रिपीट करती है। तो यहाँ जानने की बात ये है, ठीक है, कि जो आपका प्लाज्मोडियम होता है उसको मॉस्किटो और ह्यूमंस दोनों की ज़रूरत पड़ती है अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए, कंप्लीट लाइफ साइकिल के लिए, ठीक है। ए सेक्सुअली जो है वो ह्यूमंस में रिप्रोड्यूस करता है, और सेक्सुअली जो है वो फर्टिलाइज होता है मॉस्किटोज के स्टमक के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट इज योर अमोबियासिस, इसको हम अमोबिक डायसेंट्री भी कहते हैं। ये होता है एक प्रोटोजोन की वजह से, ठीक है। प्रोटोजोन का नाम है एंटामोबा हिस्टोलिटिका, जिसके बारे में आप लोगों ने लेसन 2 में पढ़ा होगा क्लास 11 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, ठीक है। वहाँ पे इसकी पूरी जो है स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी होगी तो इस पर मैंने भी एक वीडियो बनाया है क्लास 11 का, ठीक है, आप उसमें जो है चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो क्या इन्फेक्ट करता है, तो ये इन्फेक्ट करता है आपके लार्ज इंटेस्टाइन को, ठीक है। इसने आपके लार्ज इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट कर दिया। सिम्टम्स क्या होते हैं, तो कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स, स्टूल विद एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट्स, ठीक है। आपकी जो स्टूल होगी उसमें ब्लड के क्लॉट्स मतलब जमा हुआ ब्लड और जो है कुछ म्यूकस भी निकलता है, दर्द होता है ना, प्रॉब्लम होती है। अब किसकी वजह से होता है, तो इसको कैरी करते हैं हाउस फ्लाइज, ठीक है। आपके स्टूल में, अब वो जो स्टूल आपका निकला ना उसमें ये प्रोटोजोन्स भी प्रेजेंट होते हैं। अब उन स्टूल वगैरह पे जो है वो गंदी जगहों पे जो हाउस फ्लाइज बैठेंगी और वहां से आके फिर जो है फूड वाटर पे आके बैठेंगी, और अगर वो कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर अगर आपने कंज्यूम किया तो फिर जो है आपको भी ये हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये फैलता था। नेक्स्ट इज एस्केरियासिस, ये होता है राउंड वॉर्म एस्केरीज की वजह से, ठीक है, जिसके बारे में भी आप लोगों ने क्लास 11 में जो है पढ़ रखा है ना।
यूनिट 1 में। उसके बाद इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, तो इंटरनल ब्लीडिंग, बॉडी के अंदर ब्लीडिंग होती है, मस्कुलर पेन, मसल्स पूरे पेन करते हैं, फीवर होता है, एनीमिया हो जाता है, ब्लॉकेज ऑफ द इंटेस्टाइनल पैसेज, आपका जो इंटेस्टाइनल पैसेज है उसको ये ब्लॉक कर देता है। ये भी किससे इन्फेक्ट होता है, तो कॉन्टेमिनेटेड वाटर। ठीक है, अब क्या होता है कि ये जो है ना, इसका भी जो ना राउंड वर्म्स है, जो आपका स्टूल रिलीज होता है, जो फीसेस बॉडी से निकलता है फीसेस वगैरह में, तो उन फीसेस में जो है ये प्रेजेंट होता है, ये राउंड वर्म। ठीक है, अब वो जो है वो वाटर के थ्रू जो है सॉइल वगैरह में गए, है ना, कहीं सॉइल या वाटर के थ्रू कहीं गए जहाँ पे प्लांट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ग्रो हो रहे हैं, तो उन फ्रूट्स वेजिटेबल्स के अंदर जो है वो चले जाएंगे और वहां से जो है फिर कॉन्टेमिनेटेड वाटर के थ्रू या फिर वो फ्रूट्स वेजिटेबल्स के थ्रू जो है हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेंगे और हमें फिर से जो है एस्केरियासिस डिजीज देके जाएंगे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग डिजीज है फिलेरियासिस, है ना, या फिर इसको एलिफेंटाइसिस भी बोलते हैं, हाथी पैर जिसे आप कहते हैं। मैं एक फोटो यहाँ पे लगा देती हूँ स्क्रीन पे, आपको समझ में आएगा कैसा होता है ये। तो ये बेसिकली होता है फिलेरियल वॉर्म की वजह से। दो तरह की फिलेरियल वॉर्म्स होती है, बुचरेरिया बैनक्रॉफ्टी या फिर बुचरेरिया मलाई। ठीक है, मलालाई, बड़ा ही नाम तो इसका मलाई जैसा है लेकिन काम इसके दुष्ट जैसे हैं। ठीक है, अब इसने क्या किया, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, तो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, क्रॉनिक मतलब को बहुत लंबे टाइम तक इन्फ्लेमेशन चलता है, सूजन हो जाता है, स्पेशली लोअर लिम्स, लोअर जो पार्ट होता है ना लिम्फेटिक वेसल्स में, वहां पे जो है सूजन कॉज करते हैं ये। थोड़ा बहुत सूजन नहीं, हाथी के पैर जितना मोटा जो है पैर वगैरह हो जाता है, जो जेनेटल ऑर्गन्स है उन्हें भी जो है ये वहां पे भी इन्फेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से जो है वो रिप्रोडक्शन भी जो है उस पर भी असर पड़ता है, उस पर्टिकुलर ह्यूमन का। उसके बाद देखो लिखा है इन्फेक्टेड, ये इन्फेक्ट कैसे होते हैं, तो फीमेल मॉस्किटो बाइट के थ्रू। फीमेल जो है यहाँ पे भी वेक्टर का काम करती है, मतलब कि इस फिलेरियल वॉर्म को जो है वो भी पास करने का काम जो है हमारी सुंदर सुशील मच्छर के द्वारा होता है। ठीक है, अब बात करते हैं रिंगवॉर्म की, लास्ट है ये। ठीक है, इसके बाद दो इंपॉर्टेंट डिजीज है, एड्स, कैंसर, जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगी, बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। ठीक है इतना पढ़ लो, काफी है। रिंगवॉर्म्स की अगर बात की जाए तो ये फंगाई की वजह से होता है। ये फंगाई जो है किस जेनेरा में आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जीनस होते हैं ना, तो किस जीनस ग्रुप में आते हैं, तो माइक्रोस्पोरम या फिर ट्राइकोफाइटॉन या फिर एपिडर्मोफाइटॉन, ये तीन तरह के जो है वो अलग अलग जेनेरा है जिनमें रिंगवॉर्म्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये रिंगवॉर्म्स क्या करते हैं, तो ये ना ड्राई स्केली, वो स्केल्स नहीं नजर आ जाते हैं वो, या हाथ पैर में या फिर टोस के बीच में वो जो ग्रे ग्रे टाइप का ब्लैकी स्किन हो जाता है ना, इंटेंस इचिंग, बहुत ज्यादा खुजली होती है वहां पे। ठीक है, और जैसे हीट या फिर मॉइस्चर, ये जो बरसात वगैरह का मौसम है ना, इसमें जो वो फंगाई होते हैं वो और ज्यादा ग्रो करते हैं, फंगल इन्फेक्शन होता है, वो जो स्किन डिजीज जिसको आप कहते हैं ना, हिंदी में आई थिंक दिनाए कहते हैं कि क्या कहते हैं। ठीक है, और वो फिर बहुत और ज्यादा जो है इस ऐसे मौसम में, बरसात के मौसम में और ज्यादा ग्रो करता है वो। ठीक है, एक्वायर अभी आपको होता कैसे है, तो सॉइल से होगा, मिट्टी वगैरह में जो है ये रिंगवॉर्म्स प्रेजेंट होते हैं। इनकी वजह से जो है अगर आप गए मिट्टी में कुछ काम वाम किया इस वजह से, तो इन्फेक्ट हो जाएगा। या फिर अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, उसका टावल वगैरह आप यूज कर रहे हैं, टावल्स एंड क्लॉथ्स या सोप कोम वगैरह आप यूज कर रहे हैं, तो आप उससे भी जो है आपको इन्फेक्शन हो जाती है, एक ही चादर में सोना है ऑल दैट। इसलिए बेसिकली जो है इसको अवॉइड करना चाहिए। मैंने जैसे बताया कि पर्सनल गैजेट्स नहीं, पर्सनल जो यूज की चीजें होती हैं वो किसी और के हमें यूज नहीं करना चाहिए, हमें अवॉइड करना चाहिए। तो ये तो हो गई सारी डिजीजेस। अब बात करते हैं अगर इन डिजीजेस की, तो क्योंकि ये सारे इन्फेक्शियस डिजीज हैं तो इनको कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, मतलब इनके हमारे अंदर ये डिजीज कम से कम हो इसके चांसेस बढ़ जाते हैं अगर हम अपने कुछ पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करके रखें। ठीक है, पर्सनल हाइजीन में वही आता है कि आप एक प्रॉपर बैलेंस डाइट ले रहे हैं ताकि आपका इम्यून सिस्टम अच्छा खासा स्ट्रांग है, आप रोज बात लेते हैं। ठीक है, घर की साफ सफाई आप अच्छे से रखते हैं ना, डेटॉल वगैरह से जो है टाइम टू टाइम आप अपने क्लॉथ्स वगैरह को धोते रहते हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो है अच्छे से वॉश करके आप यूज़ करते हैं, है ना। ऑलवेज जब आप स्नीज या कफ करते हैं तो आप हैंकी वगैरह यूज़ करते हैं, सैनिटाइजर आप अपने हाथ में रखते हैं, कभी भी आप बाहर जाते हैं, है ना, कुछ भी पब्लिक प्लेस पे आपने कुछ टच किया तो आप जो है सैनिटाइजर वगैरह यूज़ कीजिए। ये तो कुछ हो गए कुछ पर्सनल हाइजीन। इसके अलावा आप पब्लिक हाइजीन भी मेंटेन कर सकते हैं। जो भी ये फूड वगैरह जो केटरिंग वगैरह का काम करते हैं जो लोग, है ना, ट्रेन में जहाँ भी ये जो है अच्छे से साफ सफाई करके साफ सुथरे बर्तन में साफ पानी से अगर ये खाना बना के लोगों को देंगे तो इस तरह की बीमारियां नहीं होंगी। ठीक है, या फिर जो एयर से जो फैलती है जैसे कि कॉमन कोल्ड वगैरह जो डिजीजेस हवा से फैल रही है उसके लिए आप जो है क्राउड से जो है अवॉइड कर सकते हैं, जहाँ पे भीड़ भाड़ ज़्यादा है वहाँ पे आप ना जाए, या फिर मास्क वगैरह पहन के जाए। वो सारी चीज़ें जो आप कोरोना वायरस के लिए भी आप कर रहे हैं एट द टाइम, ये आपको ऑन रेगुलर बेसिस भी करना चाहिए। सारे जो भी
सावधानी हम बरत रहे हैं, प्रिकॉशंस जो हम ले रहे हैं, ये हमको ऐसे भी लेना चाहिए। इससे भी जो है डिजीजेस के जो चांसेस होते हैं घट जाते हैं। प्लस आपको अपना इन्वायरमेंट भी साफ रखना चाहिए। जैसे बहुत सारी डिजीजेस हैं जो मॉस्किटोज वगैरह से फैल रही है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए अगर हमारे आसपास के एरिया में अगर मॉस्किटोज वगैरह जहाँ पे इकट्ठा होने के चांसेस हैं, स्टेगनेंट वाटर जो पानी लगा हुआ है अगल बगल बरसात के मौसम में, तो उसे हम टाइम टू टाइम हटा दें, है ना, या फिर कोई ऐसी जगह ना छोड़े जहाँ पे पानी लगने के चांसेस होते हैं, जिससे कि मॉस्किटोज ज़्यादा ना पनपे, ठीक है। या फिर मॉस्किटोज की वजह से जो है मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, बहुत सारी डेंजरस डिजीजेस भी हो रही हैं। इसके लिए जो है गवर्नमेंट भी टाइम टू टाइम जो है वो दवाइयाँ वगैरह जो है आसपास छिड़कवाती है। दैट्स वेरी गुड। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, तो अगर आपके घर के आसपास पॉन्ड है तो आप उस पॉन्ड में एक फिश होती है गैम्बूजिया, ठीक है, आप उसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, आप उसे ला सकते हैं, क्योंकि गैम्बूजिया फिश जो है वो मॉस्किटो लावा को फीड करती है, मॉस्किटोज के लावा को खाती है। तो एक बार सारे अंडे खा लेगी तो मॉस्किटोज तो आगे ग्रो करेंगे ही नहीं, है ना। या फिर आप ऑन पर्सनल बेसिस पे जो है आप मॉस्किटो नेट यूज़ कीजिए, या फिर जो भी गुड नाइट एंड ऑल दैट आप जो भी यूज़ करते हैं, है ना, अगर आपको वो सेफ लगता है तो आप कीजिए। आई विल सजेस्ट कि आप मॉस्किटो नेट यूज़ कीजिए, वो ज़्यादा बेटर है। बिकॉज अगेन वो जो गुड नाइट वगैरह होते हैं या फिर जो कॉइल वगैरह हम जलाते हैं उसके जो धुएँ वगैरह होते हैं वो अगेन जो है हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं अगर उसको बहुत ज़्यादा हमने यूज़ किया तो ये कुछ पर्सनल हाइजीन है, कुछ पब्लिक हाइजीन है जिसको हमको मेंटेन करके रखना चाहिए। इसके अलावा हमारा इम्यून सिस्टम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हमारे डिजीजेस जो भी बॉडी में इन्फेक्शंस हुए हैं, जो भी पैथोजेंस गए हैं, उनसे फाइट करने में हमारा इम्यून सिस्टम जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हम अपनी इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी जो है वो बहुत कुछ कर सकते हैं। फॉर लाइक हम सबसे पहले तो एक बैलेंस्ड डाइट, एक परफेक्ट बैलेंस्ड डाइट फूड हमको कंज्यूम करना चाहिए जिसमें सारी चीज़ें प्रेजेंट हो जो हमारी बॉडी को चाहिए स्ट्रॉन्ग इनफ अपने आप को बनाने के लिए। बहुत ज़्यादा मत खाओ, है ना, ये नहीं कह रहे 10-20 रोटी 50 रोटी ठूसो ना, वो फिर बीमारी हो जाएगी, मोटापा, फूल जाओगे गोलगप्पे की तरह, नॉट दैट। बट सारी चीज़ें, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, वाइटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, जो भी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स आप उसको प्रॉपर तरीके से लो। इसके अलावा क्योंकि मेडिकल साइंस बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुका है, तो आजकल जो है आर्टिफिशियली भी जो है हम अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं थ्रू डिफरेंट वैक्सीन्स, है ना। वैक्सीन्स जो होती हैं वो एक पर्टिकुलर एक डिजीज के लिए होती है। ऐसा नहीं होता है कि आपने किसी एक चीज़ की वैक्सीन ली तो आप दुनिया में हर बीमारी से आप बच सकते हो, नो, नथिंग लाइक दैट। बट स्पेशल डिजीजेस के लिए, जो डिजीजेस बहुत ज़्यादा खतरनाक होती हैं, उनके लिए हम वैक्सीन लेते हैं ताकि वो पर्टिकुलर डिजीज हमें ना हो। फॉर लाइक आजकल आप सुन रहे होगे कोरोना की वैक्सीन बन गई है, मार्केट में आ गई है ना, वो टेस्टिंग हो रही है एम्स वगैरह में, ठीक है। दैट्स वेरी गुड, होना चाहिए, है ना, क्योंकि एक बार आपने वैक्सीन ले ली, क्योंकि अभी आप जो है आपका जो इम्यून सिस्टम है उसको नहीं पता है कोरोना वायरस के बारे में, जो वो आएगा अचानक से हमला करेगा और हमारी बॉडी में जो है वो हमें इन्फेक्ट कर देगा, ठीक है। बट अगर आपने ऑलरेडी वैक्सीन ले लिया, दैट मीन्स कि आपने अपनी बॉडी को बता दिया भैया ऐसा एक बंदा आने वाला है तुम्हारे घर के अंदर, अब जब वो आएगा तो उसे जो है पकड़ के मारना है ज़बरदस्त तरीके से, ठीक है। अब जैसे कि मान लो आपके मोहल्ले में कोई चोर है, आपको नहीं पता चोर कौन है, तो वो गया ऐसे ही ना, दोस्त यार बन के आपके घर में घुस गया और उसने चोरी कर ली। लेकिन अगर पुलिस ने पहले ही बड़े बड़े पोस्टर्स लगा दी कि ये बंदा चोर है, अब वो बंदा आपके मोहल्ले में आ जाए, मार मार के आपने बुरा हाल कर देना है उसका। तो वही जो है वैक्सीन काम करता है, पहले ही जो है बता दिया जाता है कि इस तरह का जब भी कोई पैथोजन एंटर करेगा तो उससे हमारे इम्यून सिस्टम को कैसे फाइट करना है उसके लिए प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो है इम्यूनिटी के बारे में, इम्यून सिस्टम के बारे में, एड्स, कैंसर, ड्रग्स के बारे में जो है हम ड्रग्स, अल्कोहल्स वगैरह के बारे में जो है मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगी। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, आपके काम का था, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, मेरे वीडियो को प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने सारे क्लासमेट्स के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।